नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप। आज हम उपस्थित हैं अपने पाठ्यपुस्तक के अष्टम अध्याय के साथ और आज हम 8वें पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है विचित्र साक्षी अर्थात अनोखा गवाह है। गवाह है जो गवाही देता है उसे हम गवाह कहते हैं और एक अनोखा गवाह है। ऐसा कौन है इसमें विचित्र साक्षी, कौन है अनोखा गवाह है, आइए हम जानते हैं इसमें इस पाठ के परिचय के माध्यम से। पाठ परिचय पढ़ते हैं इस पाठ के परिचय को ताकि हमें ये कहानी समझ में आए कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। अयं पाठः ओम प्रकाश ठाकुर विरचितायाः कथायाः सम्पादितः अंशः अस्ति। इयं कथा बंग साहित्यकारः बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयार्थं यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्। अस्यां कथायामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः। क्या कहा कि प्रस्तुत पाठ है वो ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का एक संपादित अंश है, यानी एक कवि हैं, रचयिता हैं, लेखक हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश ठाकुर। उनके द्वारा रची गई एक कहानी है और उस कहानी से एक अंश लेकर के इस पाठ की रचना की गई है। यह कथा बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार, बंगाली भाषा होती है उधर, तो बंगाल के जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। यानी जो न्यायाधीश होता है, जज जो फैसले सुनाता है, उसके दिए गए फैसले के ऊपर आधारित है। सत्यासत्य यानी सत्य और असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो न्यायाधीश होता है वो निर्णय करता है। जब किसी को सजा सुनानी होती है तो उसके पास सामने सत्य बोलने वाला भी होता है और झूठ बोलने वाला भी होता है। तो इस चीज का उसने तो देखा नहीं कि कौन सत्य बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, तो वहां पर वो किसी युक्ति से, किसी बुद्धि कौशल से अपने वो क्या करता है, उस चीज का पता लगाता है कि इसमें से सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो वो युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में न्याय हो सके। यानी अगर उनको प्रत्यक्ष कोई साक्ष्य नहीं मिलता है तो भी उस युक्ति के माध्यम से वो क्या करते हैं, उचित निर्णय दे सकते हैं। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। और इस कहानी में भी एक विद्वान न्यायाधीश हैं, उन्होंने इस प्रकार की युक्ति उसका प्रयोग किया है और प्रयोग करके न्याय करने में क्या दिलाई है, सफलता पाई। यानी जो न्याय दिलाया उसके अंदर किसी के साथ अन्याय न हो। तो न्यायाधीश महोदय ने किस प्रकार से इसमें युक्ति का प्रयोग किया है, आइए हम जानते हैं इस पाठ के माध्यम से। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचिद वित्तम उपार्जितवान् तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तत्नयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः सम्भूत्। एकदा सः पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। परामर्थकार्षेण पीडितः सः बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। क्या होता है, कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य, यानी किसी गरीब आदमी ने जब खूब परिश्रम और मेहनत करके कुछ धन कमाया, किंचित वित्तम उपार्जितवान, वित्तम कहते हैं धन को, कुछ धन कमाया, यानी बहुत ज्यादा परिश्रम करके उसने क्या किया, कुछ धन कमाया। और उस धन से उसने क्या किया, तेन वित्तेन स्वपुत्रम, और उस धन से उसने अपने पुत्र को एक महाविद्यालय या कॉलेज में क्या दिला दिया, प्रवेश दिला दिया, उसका कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। और दिलाने में सफल भी हो गया, क्योंकि अपने पुत्र को पढ़ाने का उसका स्वप्न था और उसने अपने पुत्र को कॉलेज में प्रवेश दिला दिया और प्रवेश दिला करके वह अपने आप को सफल कर गया। उसका पुत्र वहीं छात्रावास में निवास करते हुए पढ़ाई में जुट गया और उसका पुत्र भी छात्रावास में उसको रख दिया, एडमिशन करवा दिया उसका,
और उसका जो पुत्र था वो छात्रावास में पढ़ाई में जुट गया, यानी अपने अध्ययन में लग गया, मेहनत करने, वो भी मेहनत करने लग गया। एक बार वह पिता बेटे की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया। हॉस्टल में उसका बेटा था, वो क्या हो जाता है, एक बार कोई बीमार हो जाता है, उसका पुत्र तनुज, उसका पुत्र एक बार क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। और यह सुनकर वह जो गरीब आदमी था वो व्याकुल हो जाता है और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। यानी जब एक पिता को इस प्रकार की खबर मिलती है, सूचना मिलती है कि उसका पुत्र बीमार है, तो पिता से रहा नहीं जाता और वो अपने पुत्र से मिलने के लिए चल पड़े। परंतु धन की कमी से दुखी वह बस को छोड़कर पैदल ही चला। धन का अभाव था, वैसे ही खूब परिश्रम करके उसने अपने बच्चे को जैसे तैसे करके महाविद्यालय में प्रवेश दिला दिया, लेकिन धन की कमी थी, इतना पैसा उसके पास में नहीं था कि वह बस या गाड़ी लेकर वहां पर पहुंच सके। तो ऐसी सुविधा उसके पास नहीं थी, तो उसने क्या किया, पैदल ही चल पड़ा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे पुत्र से मुझको मिलना है, क्योंकि वह बीमार हो गया है। आइए देखते हैं आगे। पदातिक्रमेण संचलनम सायं समयो अप्यसौ गंतव्यात् दूरे आसीत्, निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः, एवं विचार्यस्य पार्श्वे स्थिते ग्रामे रात्रि निवासं कर्तुं किंचित् गृहस्थम उपागतः, करुणापरो ग्रही तस्मै आश्रयं प्रयच्छत्। क्या होता है, पदातिक्रमेण संचलनम, यानी पैदल चलते हुए शाम के समय में भी वह अपने गंतव्य यानी जाने का जो स्थान था, जहां पर उसका पुत्र रहता था, वहां से बहुत दूर था। यानी पैदल चलते हुए शाम का समय हो गया, परंतु जहां पर उसको पहुंचना था, जहां पर उसका पुत्र रहता था, उस स्थान से वो बहुत ज्यादा दूर था। और रात के अंधेरे में फैले हुए विस्तृत निर्जन स्थान पर पद यात्रा उत्तम नहीं होती है। क्या बोला, प्रसृते निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभावः। इसका मतलब है कि अगर जहां पर निर्जन यानी कोई लोग नहीं रहते हों और इस प्रकार का विस्तृत फैला हुआ कोई वन या स्थान हो जिस पर कोई भी नहीं रहता हो, और उस स्थान पर अगर हम पैदल यात्रा करते हैं तो वह उत्तम नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। तो इस प्रकार उसने ऐसा सोच करके क्या किया, ऐसा सोचकर वह पास में स्थित गांव में रात में रहने के लिए किसी गृहस्थी यानी गृह के स्वामी के घर पर आया। यानी जो पास में गांव था उस गांव में जाता है और रहने के लिए उसको कहता है कि मुझे रात रात क्या करना है, यहां पर रहना है। और दयालु गृह स्वामी ने उसे आश्रय दे दिया, यानी सहारा दे दिया। जैसे ही उसने निवेदन किया कि मैं रात्रि को यहां से जा नहीं सकता, मुझे मेरे पुत्र से मिलने जाना है और अभी रात्रि को मैं यहीं पर आपके पास विश्राम करूंगा और सुबह होते ही यहां से निकल लूंगा, इस प्रकार से अपनी बात को कहता है, तो वो जो घर का स्वामी होता है वो दयालु होता है और उसे आश्रय यानी सहारा दे देता है, रुकने के लिए उसको कह देता है। विचित्रा देवगति तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः, तत्र निहितामेकां मंजूषाम् आदाय पलायितः, चोरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चोरशंकया तमन्तधावत्, अगृह्णाञ्च परं तदानीमेव किंचित् विचित्रम् अघटत्, चोरः एव उच्चैः क्रोशितुम् आरब्ध, चोरोऽयम् इति। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन्, वराकम् अतिथिमेव च चोरं मत्वा अभर्त्यसन्, यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत्, तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम् अतिथिं चोरोऽयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिप्त। क्या किया कि विचित्रा देवगति, भाग्य की गति बड़ी अनोखी होती है। जो भाग्य होता है ना, इसकी गति बड़ी अनोखी होती है, कब पलट जाए, कब अच्छा आ जाए, कब बुरा हो जाए, समय का पता नहीं चलता। यानी हमारे भाग्य में क्या लिखा है ये हमें पता नहीं है। तो कभी हमें भाग्य में दुख भोगने पड़ते हैं, तो कभी हमें सुख भी प्राप्त हो जाते हैं, अचानक सुख आ जाते हैं, अचानक दुख आ जाते हैं। तो भाग्य की जो गति है बड़ी अनोखी होती है
और होता क्या है, तस्यामेव रात्रौ, यानी उसी रात में उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुस गया, यानी गृहभ्यंतरम प्रविष्ट है, यानी उसके घर में कोई, जिस घर में वो ठहरा था वहां पर कोई चोर घुस जाता है और क्या करता है, तत्र निहिता मेका मंजूषाम आदाय पलायित है, और वहां पर रखी एक संदूक को लेकर भागा। जो उसके घर में, गृहस्थी के घर में जो संदूक थी, उस संदूक को लेकर वो भागा। और क्या हुआ, चोरस्य पाद ध्वनिना, यानी चोर के पैरों की आवाज से जगा अतिथि चोर के शक से उसके पीछे भागा और पकड़ लिया। यानी जो उसके घर में जो ठहरा हुआ था अतिथि, जिसको अपने पुत्र से मिलने के लिए जाना था, उसने क्या किया, जैसे ही उस चोर को देखा वो जग गया, और जागने के बाद में उसने क्या किया, चोर का, भाई चोर के ऊपर से क्या की, हो सकता है ये चोर हो, और ऐसे शक से वो उसके पीछे भागा और पीछे भागते हुए उसने उसको पकड़ लिया। और परंतु अनोखी घटना घटी, लेकिन उसने पकड़ तो लिया, लेकिन उसकी घटना जो घटी वो बहुत ही अनोखी हो गई। क्या हुआ, चोर ने ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। यानी जिसने उस चोर को पकड़ा था, जो चोर था, उस चोर वो क्या कहता है कि यह चोर है, यह चोर है। यानी जिसने पकड़ा उसको, जो उसके घर में ठहरा हुआ था, उसने पकड़ा, और उस अतिथि के लिए वो कह रहा है कि यही चोर है, यही चोर है। उसकी चिल्लाहट से जागे गांव के निवासी अपने घर से निकलकर वहां आ गए। जैसे ही उसने चिल्लाया भी चोर है, चोर है, चोर है, तो क्या होता है, जो गांव के आसपास के जो घरों के लोग थे वो बाहर निकल के आ जाते हैं और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर निंदा करने लगे। जो अतिथि था उसके घर पर ठहरा हुआ था, उसने तो उसको चोर को पकड़ा था, लेकिन चोर ने ही उसको क्या बना दिया, चोर बना दिया। और गांव के जो लोग थे उन्होंने उस अतिथि को क्या माना, चोर माना, और उसकी निंदा करने लगे कि लो ऐसे घरों में इसको ठहराया, यार ये ऐसे चोरी करता है, वैसे करता है। और जबकि गांव का सिपाही चोर था, और जो वास्तव में जो चोर था वो कौन था, जो गांव का सिपाही था वो ही चोर था। उसी क्षण ही रक्षक सिपाही ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा मानकर निश्चित करके जेल में डाल दिया। जो गांव का सिपाही था वही वास्तव में चोर था, लेकिन होता क्या है, उसी क्षण वो सिपाही उस अतिथि को, जो चोर नहीं था, जिसने चोर को पकड़ा था, उसे ही चोर मानता है कि चोर यही है, और उसको ऐसा करके वो क्या करता है, उसको जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने से आरक्षी चोर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। जैसे ही किसी सिपाही द्वारा या पुलिस द्वारा किसी चोर को पकड़ा जाता है, किसी को भी पकड़ा जाता है, तब उसको बाद में न्यायालय में, यानी जज के सामने, न्यायाधीश के सामने उसको पेश करना होता है। उसी के अनुसार वो क्या करता है सिपाही, अगले दिन, अग्रिमे दिने वह सिपाही, यानी अगले दिन वह सिपाही चोरी के वियोग में, यानी चोरी के जुर्म में उस अतिथि को क्या करता है, न्यायालय में ले जाता है। न्यायाधीश बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। और न्यायाधीश यानी जो जज होते हैं, कौन, बंकिम चंद्र ने उन दोनों से अलग अलग विवरण सुना। यानी दोनों ने अपनी अपनी बात कही कि भी मैंने तो चोरी की नहीं है, चोरी तो ये कर रहा था, मैंने इसको पकड़ा है। और सिपाही क्या कहता है कि नहीं, मैंने इसको चोरी करते हुए देखा है, चोरी करते हुए इसको मेरी आंखों के सामने देखा है मैंने, और इसको मैंने ही पकड़ा है। तो इस प्रकार से दोनों अपनी अपनी बातें कहते हैं, और जज भी उनकी दोनों की अलग अलग से बातें सुनते हैं। सर्वम वृतम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम व दोष भाजनम। सारा विवरण सुन लिया, और विवरण सुनने के बाद में सारा विवरण जानकर उन्होंने उसे निर्दोष, दोष रहित माना, और सिपाही को दोषी। जब जज ने पूरी दोनों की बातचीत सुनी, तो सुन करके और क्या किया, उस जो सिपाही था उसको तो दोषी माना, और जो व्यक्ति था, जो अतिथि था, उसको क्या माना, दोष से रहित माना, यानी उसको निर्दोष माना। तब क्या होता है, किंतु प्रमाणाभावात् से निर्णय तुम ना सकनोत। परंतु प्रमाण के अभाव से वे निर्णय नहीं कर सके, यानी उसके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं था जिससे वो साबित कर सके जज कि वास्तव में ये चोर है और इसने चोरी नहीं की है। दोनों में से किसने चोरी की, इस चीज को प्रत्यक्ष कोई प्रमाण उनके पास में नहीं था, इसलिए वो पूर्ण रूप से निर्णय नहीं कर सके। क्या होता है उसके बाद में, ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। और उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन दोनों को उन्होंने
अगले दिन हाजिर होने का आदेश दिया। यानी पूर्ण रूप से जब निर्णय नहीं कर पाए तब उन्होंने क्या कहा कि आप कल फिर यहां पर उपस्थित होवें। अन्य दूतौ न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। क्या हुआ, अन्य दिन यानी दूसरे दिन भी दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को पुनः यानी फिर से सुना दिया। तदेव कश्चित् तत्रात्य कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तभी वहां किसी कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि यहां से 2 कोस की दूरी पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार डाला गया है। भी उन दोनों ने क्या किया, न्यायालय में जब दूसरे दिन वापस वो पुनः उपस्थित हुए तब उन्होंने फिर से अपनी अपनी बात को सुना दिया। और फिर क्या होता है, उसी समय कोई कर्मचारी आता है, कर्मचारी आकर क्या कहता है कि 2 कोस की दूरी पर कोई एक व्यक्ति को किसी के द्वारा क्या कर दिया गया, मार दिया गया, हत्या कर दी गई है। तो अगले दिन वह सिपाही चोरी के अभियोग में उसको न्यायालय ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग विवरण सुना। सारा विवरण जानकर उन्होंने उसे निर्दोष माना और सिपाही को दोषी, परंतु प्रमाण के अभाव से वे निर्णय नहीं कर सके। उसके बाद उन दोनों को उन्होंने अगले दिन हाजिर होने का आदेश दिया और अन्य दिन लोगों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को पुनः रखा। तभी वहां किसी एक कर्मचारी के द्वारा वहां कर निवेदन किया जाता है कि यहां से 2 कोस की दूरी पर किसी व्यक्ति को मार डाला गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्सा वर्तते आदिश्यताम किम करणीयम इति न्यायाधीशः आरक्षणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आनेतुम दिष्टवान। तस्य मृत शरीर से, उसकी लाश राजमार्ग यानी मुख्य सड़क के पास पड़ी है। यानी जो उसको मारा है जिस व्यक्ति को, उसकी जो लाश है वो कहां पड़ी है, मुख्य सड़क के पास में ही पड़ी है। आदेश दें कि क्या करना चाहिए।